ये भाग सीधे भाग 2 की घटनाओं के तुरंत बाद शुरू होता है। भाग 3, हवेली की वह आवाज। हवेली में बसी हुई वह खामोशी अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब उसमें एक धड़कन थी, एक जीवित सांस। आरव वेरांडा में खड़ा शाम के धुंधलके को देख रहा था। दादा उसके पास आकर बोले, याद रख बेटा, हवेलियां सिर्फ दीवारों की नहीं होती, उनमें जिंदगियां, दुख, वादे और कुछ ऐसी बातें भी बसी होती हैं जो लोगों से नहीं कही जाती। उनकी आवाज में ऐसा कुछ था जो आरव समझ नहीं पाया, पर महसूस जरूर कर गया, जैसे दादा कुछ छुपा रहे थे। हवेली में पहली रात पूरी तरह उतर चुकी थी। पुराने पेड़ों पर टंगी हवा की घुघराल तीखी आवाजें हवेली की गहरी खिड़कियों से टकराती और फिर कमरों में गूंज जाती। दादा ने पुराने कमरे में एक लालटेन जलाई और बोले, आज यहीं सो जा, बाकी कमरे कल साफ कर देंगे। हवेली की रगों में धीरे धीरे ही लौ बहाई जाती है। आरव ने सिर हिलाया, पर नींद उससे दूर थी। मस्तिष्क में पिता का पत्र, दादा की बातें और हवेली का अतीत तीनों मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाए थे जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। करीब आधी रात बीत गई। लेटा हुआ वह छत की लकड़ी की बीमें गिन रहा था कि अचानक ठक ठक धीमी पर बेहद स्पष्ट आवाज। हवेली के अंदर कहीं कोई दरवाजा बजा था। आरव तुरंत उठ बैठा। लालटेन की पीली लौ उसके चेहरे पर डर को भी रोशन कर रही थी। आवाज फिर आई, इस बार और करीब। ठक। आरव ने लालटेन उठाई और बाहर आ गया। सीढ़ियों के नीचे दादा का कमरा था। वह फुसफुसाया, दादा आप जाग रहे हैं? कोई उत्तर नहीं। हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर लगी तस्वीरों की आंखें लालटेन की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे वे आरव को देख रही हों। आवाज तीसरी बार आई, ठक ठक, और इस बार यह हवेली के पिछले हिस्से से आई थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उत्सुकता डर से कहीं बड़ी थी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। चंद साल बाद हवेली के पीछे के हिस्से में कमरों का एक पुराना गलियारा था, जहां धूल की मोटी परत थी। मकड़ी के जाले तिरछी चादरों जैसे लटक रहे थे। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, खंडरी, प्रवेश वर्जित। आरव के कदम उसी दरवाजे पर जाकर रुक गए। ठकने की आवाज इसी के भीतर से आ रही थी। हाथ बढ़ाने ही वाला था कि पीछे से कदमों की आवाज गूंजी। आरव वह मुड़ गया। दादा खड़े थे, चेहरे पर हल्की सी चिंता। तू यहाँ क्या कर रहा है? आरव ने लालटेन उठाई। दादा, इस कमरे से आवाज आ रही थी, कोई अंदर है क्या? दादा की आंखें एक पल को कांपी। नहीं, वहां कोई नहीं जाता। ये कमरा 10 सरद साल से बंद है। तो फिर आवाज? ये हवेली है बेटा। दादा ने गहरी सांस ली। कभी कभी दीवारें भी बोलती हैं। पर आरव को लग रहा था कि दादा कुछ छुपा रहे हैं। अगली सुबह, सच की पहली दरार सुबह, जब सुनहरी रोशनी हवेली की खिड़कियों से भीतर आई तो रात का अंधेरा जैसे सपने जैसा लगने लगा था। नाश्ते के बाद आरव ने पूछा, दादा खंड का कमरा इतने सालों से क्यों बंद है? दादा थम गए। उनके हाथ में पकड़ा चाय का कप हल्का कांप गया। उन्होंने कहा, क्योंकि उस रात तुम्हारे पिता और मेरे बीच सब टूट गया था। उस कमरे में हुई आखिरी बातचीत ने हमें 2 हिस्सों में बांट दिया। आरव सन रह गया। क्या बातचीत? दादा बोझिल निगाहों से बोले, कुछ बातें वक्त से पहले जानना अच्छा नहीं। इतना समझ ले, वह कमरा हमारे परिवार के सबसे पुराने घाव को छुपाए है। ये कहकर वे उठकर चले गए। पर अब आरव के मन में एक ही बात बार बार गूंज रही थी, क्या था उस कमरे में? और 12 साल पहले क्या हुआ था? हवेली की औरत दोपहर बीत रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने जाकर खोला। एक बुजुर्ग औरत बाहर खड़ी थी, चेहरा तेज धूप में भी बुझा हुआ, आंखों में जाने पहचाने साए। मैं विमला, उसने धीमी आवाज में कहा। इस हवेली में सालों तक काम किया है। सुना तुम लौट आए हो अपने खून के घर में। आरव ने उन्हें अंदर बुलाया। विमला बोली, सावधान रहना बेटा, कुछ चीजें यहाँ अभी भी सोई नहीं हैं। आरव चौंका। आपका मतलब? विमला की आवाज फुसफुसाहट बन गई। खंड वाला कमरा खुला मत करना। वहां जो है वह सिर्फ बंद नहीं किया गया था, बल्कि कैद किया गया था। आरव का दिल जैसे एक धक्के से धड़का। कैद? क्या कोई कांड हुआ था? विमला ने उसकी ओर सीधा देखते हुए कहा। कांड नहीं, बलि। आरव की सांस रुक गई। बलि किसकी? विमला ने होंठ भींच लिए। उस रात हवेली में सिर्फ बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज तक किसी ने पूरा सच नहीं बताया। बस इतना याद रखना, तुम्हारे पिता उस कमरे से बाहर आए थे, पर कोई और नहीं। ये कहकर वह चली गई। आरव वहीं जमे का जमे रह गया।
फिर वही आवाज रात होते ही हवेली का माहौल बदल गया। हवा तेज हो गई, खिड़कियां खुद ब खुद चरमराने लगीं। आरव कमरे के दरवाजे पर खड़ा दादा का इंतजार कर रहा था, पर दादा आज जाने क्यों बहुत देर तक अपने कमरे में बंद रहे। करीब अन बजे आरव को नींद आने लगी और वह लेट गया। लेकिन कुछ मिनट ही हुए थे कि ठक ठक ठक, एकदम वही आवाज, वही दिशा। खंत्री के कमरे से इस बार आवाज में एक अजीब सी घुटन थी, मानो कोई दरवाजे पर अंदर से चोट कर रहा हो। आरव लालटेन उठाकर बाहर निकला। हवेली की लंबी गलियारे में छाया फैल रही थी। लालटेन की लौ कांप रही थी। वह खंत्री के दरवाजे तक पहुंचा। आवाज बंद हो चुकी थी, पर दरवाजे के नीचे से हल्की सी ठंडी धुंध बाहर निकल रही थी। आरव आगे बढ़ा और हाथ ताले पर रखा। अचानक उसके पीछे से तेज आवाज आई, रुक जा आरव। वह पलटा दाल थे, चेहरे पर ऐसा डर जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगर तूने ये दरवाजा खोला, दादा हाँफते हुए बोले, तो हम दोनों कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आरव स्तब्ध था। लेकिन अंदर क्या है, कौन है? दादा ने एक लंबा मौन लिया, फिर कहा, 17 साल पहले तुम्हारे पिता ने इस कमरे में एक ऐसा काम किया था जिसे वो खुद भी याद नहीं करना चाहते थे। आरव की आवाज कांप गई। क्याम? दादा की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम्हारे पिता ने अपने ही छोटे भाई यानी तुम्हारे चाचा की हत्या की थी। आरव जैसे पत्थर हो गया कि क्या? लेकिन पिता तो कभी, दादा ने सिर हिलाया, और उसी रात उनके भाई की आत्मा का सांस इस कमरे में अटक गया। आरव दीवार से टिक गया। तो मैं जो आवाज सुनता हूं वो, दादा ने दर्द भरी आवाज में कहा, वो तेरे चाचा का अधूरा सवाल है। क्यों? आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। पापा ने कभी बताया क्यों? दादा फुसफुसाए, क्योंकि उसे भी सच नहीं पता। उसे याद है सिर्फ उस रात की चीख और खून में भीगा अपना हाथ। हवेली के गलियारे में एक सिहरन भरी हवा दौड़ी। खंड 3 का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप कांपा। सच की दूसरी परत, दादा दीवार से सहारा लेकर खड़े रहे। तुम्हारे चाचा हवेली की जमीन, धन या विरासत के कारण नहीं बेटा, वो मरे थे किसी अदृश्य डर के कारण। आरव की आंखें फैल गईं। अदृश्य डर? हाँ, उस रात जो हुआ था उसमें इंसानों से ज्यादा हाथ किसी और शक्ति का था। कौन सी शक्ति? दादा चुप, फिर बोले, इस हवेली में एक पुराना कुआं है जिसे हमने सबसे पहले बंद करवाया था। उस कुएं के पास तुम्हारे चाचा को कुछ मिला था, कुछ ऐसा जो उन्हें नहीं छूना चाहिए था। क्यादा मुड़े और लालटेन की पीली रोशनी में उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। एक छोटी लकड़ी की मूर्ति जिसे गांव के लोग छाया की मूरत कहते थे। आरव ने फुसफुसाया, और उससे क्या हुआ? दादा की आवाज टूट गई। उस मूरत ने पहले तुम्हारे चाचा को बदला, फिर तुम्हारे पिता को। उस रात दोनों भाइयों के बीच एक ऐसी चीज आई जो मनुष्यों की नहीं थी। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मतलब पापा ने? हाँ, दादा बोले, लेकिन वो हत्या उनके हाथों से हुई थी, उनकी इच्छा से नहीं। आरव ने धीरे धीरे फुसफुसाया, तो ये दबी आवाज, ये ठक ठक, ये सब? दादा ने सिर भारी करते हुए कहा, ये हवेली में बंद पड़ा हुआ डर है जो अभी तक शांत नहीं हुआ। अंत? दरवाजा जो खुद खुलना चाहता है। दादाजी ने आरव का हाथ पकड़ा। आज रात हम इस गलियारे से दूर रहेंगे, तू मेरे साथ आ। लेकिन जैसे ही दोनों पीछे मुड़े, खंड 3 का दरवाजा अपने आप करता हुआ धीरे धीरे खुलने लगा। दादा चिल्लाए, आरव पीछे मत देखना। पर देर हो चुकी थी। आरव की नजर उस दरवाजे के अंदर गई और उसे एक आकृति दिखी, धुंध से बनी, कंधों तक बिखरे बाल और हाथ में वही लकड़ी की पुरानी मूरत। आकृति ने सिर उठाया। उसके खाली गहरे काले नेत्रों में सिर्फ एक चीज थी, सवाल, और आरव को साफ सुनाई दिया, भाई क्यों? दादा ने आरव को कसकर पकड़ते हुए कहा, भाग अभी। लालटेन बुझ गई। हवेली अंधेरे में डूब गई और कहानी अब अंधेरी होने वाली थी। आगे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं। आगे और देखनी है, और हम ये कहानी जाने माने अनुराग राठौर जी से लिखवाते हैं। ये डरावनी कहानी सच्ची घटना पर आधारित बताइए है, और ये हमारा एकमात्र चैनल है। यहीं पर आपको ये दरवाजे पर जो था कहानी मिलेगी और कहीं भी नहीं। तो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।